रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं शरीर द्रव्य का परिसंचरण, ये चैप्टर चल रहा है। शरीर द्रव का परिसंचरण, ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, यानी सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये चैप्टर हमें पढ़ रहा है। ठीक है। इसमें हम कल आपको पढ़ा चुके थे कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो मेनली दो प्रकार का है, यानी हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज देयर आर two types of circulation system। यानी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र, इसको हम कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। दूसरा जो होता है, सेकंड नंबर जो होता है, उसका नाम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम कहते हैं बंद परिवहन तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं इसको। अब हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। ये अभी ठीक हो गया? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, यही तो समय से पूछ रहे थे कि बताओ क्या जा रहा है। पहला हम पढ़ना शुरू करेंगे, यानी पहला हम हेडिंग डालेंगे क्या, खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हम कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम शॉर्टकट में आपको समझाना शुरू करें, शॉर्टकट में बेसिक चीजें अगर समझाएं, तो ये खुला परिसंचरण तंत्र हो गया। अब ये सिस्टम हो गया, मेनली सिस्टम इसमें हार्ट काम करता है, हार्ट जो है वो काम करता है, जिसको हम हृदय कहते हैं। सपोज करिए कि हार्ट है, तो ये हार्ट जो है वो ब्लड को सप्लाई करता है, यानी पंपिंग डिवाइस इसको हम कहते हैं। तो ये सीधे यहाँ से निकाल कर महा एरोटा को देता है, या महाधमनी जिसको हम कहते हैं, यानी हम कहते हैं महाधमनी, एक पाइप में देता है जिसको महाधमनी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको महाधमनी, और अंग्रेजी में बात करें तो एरोटा कहते हैं। ठीक है, अब एरोटा क्या है, तो हम कह सकते हो ये एक ऐसा मशीन है, ऐसा डिवाइस है हार्ट, यहाँ से निकले हुए पाइप को ही हम क्या कहते हैं, एरोटा कहते हैं। अब ये एरोटा से सीधे पहुंचता है, ये एरोटा में हो गया, और यहाँ से पहुंचता है सीधे साइनस में। कहाँ पहुंचता है भाई, तो साइनस में पहुंचता है, जिसको हिंदी में हम देह गुहा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं देह गुहा, यहाँ पहुंचता है। और यहाँ से ये पूरा जाता है पेरिकार्डियल साइनस में, यानी हार्ट के चारों ओर। कहाँ जाता है, तो पेरिकार्डियल साइनस में, पेरिकार्डियल साइनस में जाता है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं, यानी हृदय के चारों ओर ये जाता है। कहाँ जाता है भाई, तो हृदय के चारों ओर जाता है। ठीक है, और यही फिर कहाँ पहुंच जाता है, हार्ट में पहुंच जाता है, नहीं सप्लाई जो हुआ इसी के राउंड राउंड चला। और ये खुला में, अभी हम केवल खुला की बात कर रहे हैं, यानी खुले वाले तंत्र की बात कर रहे हैं कि इसमें किस तरह से ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब इसके बारे में समझेंगे। अब एक तरफ हम देख लेना है क्लोज वाले में, फिर दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, तो अच्छे से हम समझ जाएंगे कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों में अंतर आखिर क्या है। एक तरफ हम लिखते हैं, यहाँ हार्ट बना दे रहे हैं कि ये मान लीजिए हार्ट है। ये अब हम क्लोज वाले की बात के लिए बात कर रहे हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, फिर इसमें हम लिखवा देंगे कि क्या हो रहा है। इसमें मान लीजिए ये हार्ट है, हृदय जिसको कहते हो, हार्ट से ये
कहाँ जाएगा? तो भाई ये धमनी में जाएगा सीधे, धमनी। और धमनी कहाँ होती है, या धमनियां हम लिख सकते हैं, आर्टरी जिसको लिख सकते हैं, ये शरीर के अंगों में जाएगी, शरीर के अंगों में। यानी हम कह सकते हैं आर्टरीज टू ऑर्गन, ये आर्टरीज यानी धमनी को, और यहाँ टू द ऑर्गन जो लिख रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ये सब कहाँ जा रहा है, आर्टरी से होकर अंगों में जा रहा है। यहाँ से ये जाएगा आर्टियोल में, यानी ऊतकों में जाएगा, अंग्रेजी में लिख देना है आर्टेरियोल्स होता है, आर्टेरियोल्स में जाएगा। इसका मतलब ये सारे टिश्यू में पहुंचेगा, टिश्यू से पुनः ये जाएगा कहाँ पे, सेल्स में जाएगा, यानी कोशिका में जाएगा, सेल्स यानी कोशिकाएं, कोशिकाओं में जाएगा यहाँ से, और पुनः यहाँ से फिर जाएगा वेन्यूल्स में। कहाँ जाएगा भाई, वेन्यूल्स में जाएगा, यानी वेन्यूल्स क्या होगा, यहाँ भी ऊतक में ही पहुंचेगा फिर से, वेन्यूल से फिर जाएगा ये कहाँ पे, वेन में जाएगा, यानी जिसको हम सिरा बोलते हैं, फिर सिरा से पास आउट होकर कहाँ चला जाएगा पुनः, पुनः ये हार्ट में चलाएगा। यानी ये हो गया आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन में एक ही बार में निकला हार्ट से और पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में निकला तो पहले आर्टरीज में गया, आर्टरी से आर्टरीजोल्स में गया, फिर वहां से सेल में गया, सेल से वेन्यूल्स में गया, वेन्यूल से वेन में गया, फिर हार्ट में गया। यानी इसका प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग है, यानी चारों तरफ मूव करते हुए यहाँ पे ब्लड की सप्लाई हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। आप लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से सचिन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम इसको हटाने जा रहे हैं तुरंत, और इसके आगे के प्रोसीजर को समझाएंगे कि खुला परिवहन तंत्र और बंद परिवहन तंत्र में क्या अंतर है। अंतर समझ लीजिएगा तो मुझे लगता है कि और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है, हटाए ना। अभी देखिए, एक तरफ हमने लिखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं क्लोज तुम सभी कॉपी को दो भाग में फाड़ दो बीच से, और यहाँ दो पार्ट में हम कर दिए। बारी बारी से लिखना शुरू करते हैं। पहले हम ले रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा क्या होता होगा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि रुधिर वाहिनियों में बहता है, किंतु अनेक स्थानों पर यह ऊतकों के सीधे संपर्क में आता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि रुधिर यानी खून, जिसको कहते हैं रुधिर, वाहिनियों में बहता है। आप लिख सकते हो वाहिनियों में बहता है, किंतु सब लिख रहा है ना जी, अनेक स्थान, अनेक स्थानों पर यह ऊतकों के सीधे संपर्क में आता है, ये सीधे संपर्क में आता है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं आप, ये क्या कह रहा है, इसमें है कि रुधिर केवल वाहिनी यानी धमनी या शिरा में ही बहती है, ऊतकों के संपर्क में सीधे नहीं आती है। यहाँ लिख सकते हैं कि रुधिर केवल वाहिनियों, वाहिनी कौन कौन होगा भाई, नली कौन कौन होगा, वाहिनियों, शिरा और धमनी। रुधिर केवल वाहिनियों में ही बहती है, ठीक है।
ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आती है, ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, पहला रीजन आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि जब ओपन में होगा वो खुद उसका मतलब ही है ओपन, यानी वो जो नली होगी, जो पाइप होगी, जो वेसल्स होगी, उससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब क्लोज सर्कुलेटरी की बात होगी तो ब्लड सिर्फ और सिर्फ या तो शिरा में होगा, धमनी में होगा, यानी वेसल्स में होगा, वेसल से बाहर नहीं जाएगा, यानी नली से बाहर नहीं जाएगा। कब? जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे होंगे तब। पहला क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल सेकंड अंतर देखेंगे। इसमें है कि रुधिर वाहिनियां रुधिर रिक्तिकाओं में खुलती है जिसमें अंग स्थित हो सकते हैं। इसमें है कि रुधिर वाहिनियां रुधिर रिक्तिकाओं में रुधिर रिक्तिकाओं में खुलती है जिसमें अंग स्थित हो सकते हैं। अंग स्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ सेकंड अंतर। आइए इधर लिखते हैं। इसमें रुधिर रिक्तिकाएं नहीं होती। रुधिर बर्तन कौन धो रही है भाई? म्यूट कर लो, बर्तन ही धोना है तो। रिक्तिकाएं नहीं होती है। मुझे भी पता है अभी सुबह-सुबह मॉर्निंग का टाइम बर्तन धोना चाहिए, लेकिन ठीक है, पढ़ाई के साथ-साथ बाकी लोग का भी तो डिस्टर्बेंस होगा। रुधिर रिक्तिकाएँ नहीं होती है, किसमें? क्लोज़ में। और ओपन में आपने क्या देखा कि रुधिर रिक्त अब रिक्तिका का मतलब क्या होता है? पहले यहाँ एक वर्ड आ गया रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब होता है खाली स्थान, यानी वैकेंट प्लेस। उसी को हम कहते हैं रिक्तिका। परेशान होने वाली बात नहीं है। स्थित अंग आप समझ रहे होंगे। थर्ड नंबर बात आती है। तीसरा अंतर देखिए, अंतर नंबर थर्ड। अंतर तीसरा कि हीमोसिल नामक गुहा स्थित से भरी रहती है। इसमें क्या रहती है भाई? तो हीमोसिल नामक गुहा रुधिर से भरी रहती है। रुधिर से भरी रहती है। इधर आइए, इसमें तीसरा क्या होगा? हीमोसिल नहीं होती है इसमें। इसमें हीमोसिल होती है, इसमें हीमोसिल नहीं होती है या नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। इधर आइए और अंतर देखते हैं। चौथा चौथा जो है ये किसमें होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा? ये कीट वर्ग के पक्षियों में। कीट वर्ग जैसे कॉकरोच। कॉकरोच में होगा क्या? ओपन होगा। कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है, इत्यादि। इन सब प्राणियों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ देखिए तो ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है एनेलिडा संघ के प्राणियों में। किसमें? एनेलिडा संघ के प्राणियों में। सिफेलोपोडा वर्ग के प्राणियों में। सिफेलोपोडा वर्ग के प्राणियों में। और किसमें होगा? कशेरुकी प्राणियों में।
जैसे हम लोग कशेरुकी हैं, कशेरुकी प्राणियों में यही अंतर है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं आ रहा है तो स्पीकर ऑन करके आप बोल सकते हैं ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया। आगे चले ना। अब मानव में रुधिर सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। हमने केवल इतना ही इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना था कि खुला और बंद में क्या अंतर है। तो आपने खुले में देखा कि इसका सीधा संपर्क किसी पाइप नली में नहीं, किसी वेसल्स में नहीं, सीधे ऊतकों में चला जा रहा है, यानी टिश्यू में चला जा रहा है। जबकि क्लोज में है, वो नाम ही है क्लोज और उसका काम भी है क्लोज, वो सीधे पाइप में ही रह रहा है, वो सीधे ऊतक में संपर्क नहीं करता है। यहाँ पे है सेकंड नंबर में कि रुधिर वाहिनी रिक्तिकाओं में खुलती है, यानी वे खाली जगह पे खुलती है, और इसमें रिक्तिकाएं होती ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद तीसरा कि इसमें हीमोसिल नामक गुहा पाई जाती है, यानी खाली जगह पाई जाती है, जबकि इसमें हीमोसिल भी नहीं पाई जाती है। ये कुछ तरह के जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच हो गई, मक्खी हो गई, और ये पाए जाते हैं क्लोज वाले सिफेलोपोडा में या एनिलिडा संघ में या कशेरुकी वाले में, ये सब पाए जाते हैं। संख्या बढ़ नहीं रही है, 4 से 4 ही आप लोग हैं, इसका भी ध्यान रखें। आइए आगे पढ़ाते हैं। कौन कौन नहीं आ रहा है क्लास में, मिलिए लोग फिर बताते हैं। हम मेहनत करके यहाँ डबल पढ़ा रहे हैं, को मजाक लग रहा है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, आइए पढ़ाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, सबके पास नोटिफिकेशन गया, जितने मेरे बच्चे हैं 18 19 अभी इस क्लास में, वो सबके पास नोटिफिकेशन गया होगा कि क्लास शुरू है। देखता ही नहीं है सब, रात रात भर फिल्म देख रहा है, रात रात भर व्हाट्सएप चैट हो रहा है, कैसे होगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखिए, ये वर्टिब्रेट में मुख्य रूप से पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, वर्टिब्रेट में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो कशेरुकी प्राणियों में। जब हेडिंग हो गया कि पहले कहाँ मिलेगा, तो कशेरुकी, कशेरुकी किसको कहते हैं, यानी जिसमें वर्टिब्रा पाया जाता हो, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने करी थी, जिसका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इसने खोज किया था। इसलिए यहाँ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने के लिए आता है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी, पहले तो एनजीओ समझिए क्या है। एनजीओ का मतलब होता है वह शाखा जिसमें हम रक्त का अध्ययन करते हैं। पहले एनजीओ समझिए, फिर उसको चाहे समझ किसी को आगे पीछे समझिए। एंजियोलॉजी ही पहले आपको समझा देते हैं। एंजियोलॉजी, पहले एंजियोलॉजी क्या होता है ये समझ लीजिए, फिर आगे समझिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंजियोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रक्त की संरचना एवं इनके कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनके कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। करते हैं क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब विलियम हार्वे को, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, विलियम हार्वे को एक और नाम से जानते हैं हम, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। विलियम हार्वे को क्या कहते हैं हम भाई, तो फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ऐसे एंजियोलॉजी लिखते हैं तो आपको शायद कंफ्यूजन होता कि ये एंजियोलॉजी क्या होता है। तो आपने एंजियोलॉजी अच्छे से पढ़ लिया कि विज्ञान की ही वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड और ब्लड के
ब्लड के संरचना यानी उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम क्या-क्या चीजों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे हार्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम वेसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे हम ज़्यादातर फोकस करके बात करेंगे अब। ब्लड मेरा हेडिंग हो जाएगा और ब्लड के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएँगी उसके बारे में हम आपको बताना शुरू करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम केवल ब्लड से नहीं होता है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। मुख्य रूप से ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स की बात आती है। तो इन तीनों के बारे में आइए हम आगे अध्ययन करते हैं कि ये तीनों होता क्या है, एक-एक करके। पहले हम नाम लेंगे ब्लड का और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड आखिर क्या है। तो मेरा हेडिंग जो होगा बोर्ड हम इरेज कर दे रहे हैं। बाइक पर कोई गिला करके लाया तब तो सही। आइए ब्लड हम लिखते हैं, हेडिंग मेरा हो जाएगा ब्लड। ठीक है, जिसको हम रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं। रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं इसको। ठीक है, इसको एक और वर्ड में अगर हम बात करें, हेडिंग तो इस कलम से थे पर कलम चेंज कर दे ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी हम एकदम छोटा-छोटा कोशिश करेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट समझाएँ, बहुत ज़्यादा कथा कहानी कम ही लिखवाने से बचें ताकि आपको समझ में आने लगे। इसको हम एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए इस पे अगर सीधा हम नहीं लिख पा रहे हैं तो सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि मेरे पास वो कॉपी का लाइन नहीं है कि वैसे चले एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही चलेगा। इधर आज दूसरा डोज़ है, तो कोरोना काल में ही चल रहा था पढ़ाई, फिर ठीक हो जाएगा। 1-2 रोज़ जहाँ हम लिखेंगे कि बहुत अच्छे से उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए मुझे। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू समझ गए क्या होता है? यानी एक तरल संयोजी ऊतक, इसको हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि इसे तरल संयोजी, संयोजी का मतलब होता है जो आपस में कनेक्ट रहता हो। तरल का मतलब होता है पानी जैसा, संयोजी का मतलब होता है जो आपस में कनेक्ट रहता हो। इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसे इसे फॉल्स टिश्यू भी कहते हैं, यानी आभासी ऊतक। क्या कहते हैं भई? फॉल्स टिश्यू, फॉल्स टिश्यू। अब देखिए ये सब आप नहीं सुने हैं क्योंकि ये अभी 11th का ये चैप्टर है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं। पहले अगर पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। फॉल्स टिश्यू कहते हैं यानी आभासी ऊतक। अब कहते क्या है, इसका रीज़न क्या है? वो रीज़न आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? अब देखिए, रक्त की कोशिकाएँ जो है, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। अर्थात रक्त में नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नहीं होती है। आप कोशिका का सिद्धांत पढ़िएगा, सेल थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें ये पढ़ाया गया है कि एक नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा ही होती है। लेकिन ये रूल ब्लड फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें मरे हुए या पहले जो सेल डेड हो गया है, वो भी ब्लड सेल, दूसरे सेल की हम बात तो नहीं कर रहे हैं, दूसरी कोशिका के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। अगर ब्लड सेल डेथ कर गया है, तो उससे फिर नया सेल नहीं बन सकता है। यानी हम पहला कंडीशन में लिख सकते हैं, पहला रीज़न हम अपना दर्शा सकते हैं यहाँ पे कि भई ये फॉलो नहीं कर रही है, तो पहला रीज़न होगा, लिख दे रहे हैं हम। अब परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जो समझाएँगे उसको हम लिख देंगे। पहला रीज़न होगा कि रक्त कोशिकाएँ कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत के नियम का पालन नहीं करती नहीं करती। अब क्या है भई? अर्थात
नया नियम क्या है सुन लीजिए, अर्थात नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नहीं होता। अर्थात रक्त में नवीन कोशिकाओं का, नवीन मतलब नया होता है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नहीं होती। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नहीं होती। ये कोशिका का सिद्धांत है बाबू कि अ, एक नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होती है। कोई नए विद्यार्थी अभी जुड़े हैं, आकाश लिख रहा है नाम। ठीक है भाई, क्लास पहले से चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। पहला रीजन आप क्लियर हो गया कि भाई रक्त कोशिकाएं कोशिका सिद्धांत के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि पहले से मौजूद कोशिका से ही नई कोशिका बनाई जा सकती है। ये कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, लेकिन ऐसा ये पालन नहीं करती है, इसलिए इसको फॉल्स टिश्यू भी कहते हैं। किसको? ब्लड को, रुधिर को। दूसरी बात हमने लिखा है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, यानी इसे सरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तीसरा रीजन समझिए कि 2 हो गया ना? अच्छा, तीसरा फॉल्स के रीजन में तीसरा, सॉरी दूसरा, इसको फॉल्स कहते हैं। इसमें दूसरा क्यों? इसमें प्लाज्मा जो निकलता है वो कोशिकाओं द्वारा नहीं निकलता है, यानी रक्त में प्लाज्मा का स्रोत हम लिख सकते हैं कि रक्त में प्लाज्मा कोशिकाओं से नहीं निकलती, कोशिकाओं से नहीं निकलती, अर्थात ये खुद ही बनाते हैं ब्लड प्लाज्मा, ये खुद ही ब्लड बनाता है, से नहीं निकलते। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेल टिश्यू नहीं है जो इसको ब्लड ये प्लाज्मा बना दे, ये सिर्फ और सिर्फ खुद ही निकालती है, अपना काम खुद ही करती है, ठीक है। इनके रक्त में मैट्रिक्स के रेशे अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है। तो अब सेल की संरचना पढ़ेगा तो उसमें आपको मैट्रिक्स पढ़ने होते हैं, लेकिन इसमें मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है। तीसरा हो गया कि इनमें इनमें मैट्रिक्स नहीं होता है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को परीक्षा देने वाला मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है। मैट्रिक्स एक कोशिकांग है, यानी कोशिका में उपस्थित अंग है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, वो इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास। ऐसा कलर चूज कर लें, मुझे नहीं खोजना पड़ता है कि मेरे कलम का डॉट किधर है, ब्लैक वाला, ठीक है, ये दिख जाता है आसानी से। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या है? हेमेटोलॉजी ये क्या है या किसे कहेंगे? देखिए इसमें दो शब्द है, एक हेमेटो और दूसरा लॉजी। तो आप समझिए कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब कंफ्यूज मत होना, अभी हेमेटोलॉजी में भी लिख ली होगी जिसमें रक्त का अध्ययन होता है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा रहे थे तुमको एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में भी तुम लिखा कि वह शाखा जिसमें परिसंचरण तंत्र की संरचना, तो उसमें देखो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। लेकिन इसमें ब्लड के बारे में पढ़ना हेमेटोलॉजी कहलाता है। दोनों दो डिफरेंट चीज है, ठीक है। अब एक ही में उल्टा मत रख देना सबको, दोनों को मत एक ही में घुसेड़ देना। अब जिस क्रिया द्वारा ब्लड बनता है, पहले तो बात आती है कि रक्त का निर्माण होता क्या है। तो ब्लड का निर्माण दो जगह पे होता है,
अगर एडल्ट है, एडल्ट समझते हो ना, एडल्ट यानी वयस्क है जो सियाना जिसको कहते हो, जो तनी बड़ा हो गया है, उसको हम एडल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्लड जो है बोन मैरो में बनता है, यानी लाल अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनता है, अस्थि मज्जा इसमें बनता है। कब? जब बच्चा कैसा हो जाए, एडल्ट हो जाए, सियाना हो जाए, बड़ा हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा रहता है या माँ के पेट में रहता है तो उस समय ब्लड कहाँ बनेगा, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो ब्लड भ्रूणीय अवस्था में जब माँ के गर्भ में हो बच्चा, माँ के गर्भ में हो, गर्भ नहीं तो गर्भ में हो, तो इस समय ये लीवर में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? लीवर में। लीवर जिसको हिंदी में हम यकृत कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या जी निधु माइक क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको लग रहा है पढ़ नहीं रही है वो, केवल इसमें कनेक्ट, नहीं मुझे तो कनेक्ट होके खाना बनने चली गई। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताना, छोड़ो। थोड़ा थोड़ा, अरे भाई थोड़ा काहे नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है इसमें? सर आ रहा है, सर पढ़ा रहा है कि सर आ रहा है? क्या झूठ बोलती हो? सर ये सर आ रहा है, वो तो ये बोलो ना। और कौन है जी? सचिन, बालक सचिन, एक और कोई जुड़ा था, क्या? चलिए आगे बढ़ाए ना इसके आगे। अभी हम ब्लड के बारे में चल रहा है, इसमें कोई भी बात नहीं समझ में आ, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ब्लड को हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, यानी इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। सेकंड आया कि इसे फॉल्स टिश्यू भी कहते हैं, यानी आभासी ऊतक भी कहते हैं। अब आभासी ऊतक क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? तो रक्त कोशिकाएं कोशिका सिद्धांत नियम का पालन नहीं करती, अर्थात रक्त को पहले से मौजूद दूसरी रक्त से बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये नहीं करता है। तो नहीं करता है मतलब कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। दूसरी बात है कि रक्त में प्लाज्मा कोशिकाओं से नहीं निकलती है, ये सीधे रक्त ही बनाता है। तीसरा, इनमें मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है। आगे हमने लिखा है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी होता क्या है? तो हम लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं, यानी ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है एडल्ट, क्या है? वयस्क क्या है? वो एडल्ट वयस्क, एडल्ट और जिसको 18 साल से ऊपर हो गया उसको हम एडल्ट कहते हैं, और उसमें ब्लड बनने का काम बोन मैरो में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बोन मैरो में। आ रहा है बात समझ में? सब देखता है सब, लेकिन ज्वाइन कर नहीं रहा है। देखो इसको दोनों को मैसेज किए हैं, ये देखा है मैसेज, सबको डंडा से होना पड़ेगा, रहने के समय गायब रह रहा है। और इनके बारे में समझते हैं, चलिए बॉडी रेज कर लें हम, कर देना। अब जिस क्रिया द्वारा ब्लड बनता है, जिस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा रक्त का निर्माण होता है, देखो क्या लिखते हैं, हो तो है, ये नहीं रहेगा ऊपर। इस प्रक्रिया द्वारा ब्लड का निर्माण होता है, कहाँ गए? रुक जाओ, कहाँ भाग गया?
सब खुराफाती करने लगता है थोड़े पल में, कुछ आने लगता है अपने से। हमने लिखा कि जिस प्रक्रिया द्वारा रक्त का निर्माण होता है उससे हीमेटोपोसिएसिस कहते हैं, हीमेटोपोसिएसिस, हीमेटोपोएसिस, पोएसिस कहते हैं, हीमेटोपोएसिस। अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं इसका, पोएसिसा मत पढ़ लेना भाई, पोएसिस है। हीमेटो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, HAEM, हीमेटो हो गया, हीमेटो। और पोएसिस, POIESIS, हीमेटोपोएसिस कहेंगे। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिससे ब्लड का निर्माण होता हो उसको हम कहेंगे हीमेटोपोएसिस। ठीक है। अब बॉडी में इसका वॉल्यूम कितना होता है, यानी कितना ब्लड होता है, तो टोटल बॉडी वेट का 8% भाग ब्लड होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए 70 केजी है, 70 केजी वजन है, तो कितना ब्लड होना चाहिए, 5-5.5 लीटर। परसेंटेज निकालने होता है किसी को, अगर मान लो किसी नंबर का 1% निकालो, देखो थोड़ा सा गणित पढ़ाते हैं, बुरा नहीं मानना। अगर 1% कहीं से निकालना हो, किसी भी नंबर का 1%, जैसे मान लो हम कहते हैं कि मेरे पास 12 रुपया है, कोई सामान खरीदने गए, मान लो तुमने कोई दालमोट का पैकेट ही खरीदने जाना है, मार्केट में हो, ठीक है, मम्मी भी साथ में है, और इसमें लिखा हुआ है 12 रुपया, ठीक है, इसका MRP है 12 रुपया। दुकानदार कह रहा है कि इस पे 1% का हम छूट देंगे, 1% का हम छूट देंगे इस पे। तो बताओ ये क रुपए में आएगा, सब 12 तक पढ़ती है सब। इसमें कौन कौन है जी, चालू तो नहीं आओगे तो नहीं, बहुत हम बक लिए, पूछ लें इसको किसको बुझा रहा है कि नहीं, कौन कौन है जी। कोई माइक ऑन करो। नहीं आता है, पहले ही मानेगी हाथ तुम, अभी दोहेंगे, रुक जाओ। रानी है, रानी बता दो। आपको भी नहीं। रोहित को, रोहित ये आईडी से कौन है जी, बालक, बालक है कि बालिका है। सचिन के आईडी से कौन है, ये नहीं निकालने आता है, आओ सिखा देते हैं आज के बाद, एकदम आसान है। अभी कहेगा सर बायो से बढ़िया तो गणित पढ़ा रहे हैं, एक सेकंड देखो, अभी समझाते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, बता दें कि छोड़ दें, बता दीजिए सर। देखो अगर 12 रुपए का सामान है, अगर दुकानदार ने कहा कि हमको 1% का इस पे डिस्काउंट देंगे, तो केवल 12 पैसा का छूट करेगा वो, यानी जितने, इसमें तरीका देखो क्या है, जितने नंबर दे, जितने नंबर दिया हो, कोई भी जिस नंबर पे मैं, तो उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे वहां पे, केवल दशमलव। जैसे हमने 12, MRP कितना था भाई, 12 रुपया था, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो किधर से दशमलव लगता है, राइट साइड से, इधर से लगेगा ना दशमलव, राइट साइड से लगता है, यानी 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो इसके आगे जीरो अपने आप हो जाता है, यानी 0 रुपया 12 पैसा का वो छूट देगा। ठीक है। अगर मान लो यही कहता कि इसका मान लो हम कहता कि इसका 10% का छूट दे देंगे, दुकानदार कहता कि दाम 12 ही रुपया है, आज अगर खरीदिएगा ना नगदा नगदी, कहता है दुकानदार कि अगर नगदा नगदी खरीदिएगा तो आपको हम इस पे 10% का छूट दे देंगे, लेकिन कैश दीजिए, अभी पैसा दीजिएगा तो हम दे देंगे, कहता है दुकानदार। ठीक है, तो अगर 10% का छूट निकाला हो तो 10% का मतलब होता है 1 अंक के बाद दशमलव देना। तो 12 था ना, तो 12 में 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे तो इधर अपने मर्जी से 0 बैठा सकते हैं, यानी 1 रुपया 20 पैसा का छूट दे देगा।
कितना देगा भाई? ₹1 20 ₹1 का छूट करेगा। कब? जब 10% की बात होगी तब। अब यही अगर मान लो 5% की बात होती, तो क्या करते? इसी का आधा कर देते। क्यों करते भाई? तो जब 10% इतना होता है, तो 5% इसका आधा होगा। तो ₹1 का आधा करेंगे तो कितना? 20 का आधा कितना? 10 पैसा इधर से और 50 पैसा इधर से, यानी कितना? 60 पैसा का छूट करेगा। कितना छूट कर देगा? 60 पैसे का। अगर मान लो अब पूछते हैं कि ₹420 अगर सामान का दाम है, दुकानदार कह रहा है कि 10% का छूट करेंगे, तो 10% छूट करने का हैं 8%? हाँ, तुम अभी यहीं लटकी हो। अच्छा मान लो 8% का हो। भाई 1% मान लो बॉडी वेट 70 केजी है किसी इंसान का। मान लो तुम ही 70 किलो की हो नहीं वैसे। मान लो 70 केजी की हो। इसमें पढ़ा दिए कि अप्रॉक्स 8% क्या होता है? ब्लड होता है। तो इसका 1% निकालोगे तो कितने हो जाएगा? 1% निकालोगे तो 0.70 हो जाएगा। तो इसी का 8 गुना कर दो। 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। एगो जीरो आएगा, इधर से दशमलव लगाएगी, दो की बात, ये कितना हो जाएगा? 5 लीटर 600 ml, यानी 5 साढ़े 5 लीटर के आसपास क्या होगा? शरीर में ब्लड होगा। और नॉर्मली अगर निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा? 70 का 70 गुने 8 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल करेगी, 8 सत्ते 56 और बटा 10 यानी कितना हो जाएगा? 5.6, वही 5 लीटर 600 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी साढ़े 5 लीटर हो जाएगा। तो तुम चाहती हो तो कैलकुलेशन करके भी बना सकती हो, नहीं तो बिना कैलकुलेशन के भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है परसेंटेज। चलो मिटकाना से मिटका दें। आगे बढ़ते हैं इसमें। कितना समय हो गया? छोड़ दें, कल से तो क्लास में मिलना ही है। ठीक है भाई, अब विद्यार्थी भाग रहा है तो मास्टर जी कहता है धर धर के पढ़ाइया हैं, और उसके बाद सब ब्लेम भी। बोलो बोलो बोलो, बोल दो, बोलो। किसी को हॉर्न करना हो तो वैसे ही नहा धोआ के चलाएगा वहां पे। शायद पंडित जी आए तो कहीं हॉर्न हो। ठीक है, सब कल फास्टिंग में थी ना जी? हाँ, तो आके ऑन कर लेना। हम लोग के यहाँ नहीं हुआ है, चले आना 8 बजे तक। कब बज रहा है? यह पगली है, प्रसाद काटना बुरा मानती हो क्या? तो सौभाग्य है कि काम करने के लिए मिल रहा है, वो भी माता रानी का प्रसाद। पगलाओ नहीं, हाँ क्लास में हो। चलो तो छोड़ दे रहा हूँ यहीं, अभी टाइम कितना हुआ? 1 घंटा तो नहीं पढ़ा है।
बना लेते हैं। बात है। छुरी भी नहीं दे चले